रेलवे यार्ड से गुजरते हुए माल गाड़ी ने निस्फ घंटा लगा दिया। आखिर एक हल्के से धचके के साथ रुक गई। मैंने सुराख में से एक बार फिर बाहर देखा। प्लेटफॉर्म कुछ फासले पर सामने की तरफ था। बीच में 2 रेलवे लाइनें थीं। अब सबसे बड़ा मसला डिब्बे से बाहर निकलने का था। डिब्बा बाहर से बंद था। जब तक कोई उसे बाहर से न खोलता मैं नीचे नहीं उतर सकता था। आदमियों की आवाजें आने लगी। ये शायद रेलवे के मुलाजिमीन थे और बंगला बोल रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था। कोई शख्स डिब्बे के पहियों पर हथौड़े की ज़रब लगाते गुजर गया। मैंने सुराख के साथ आंख चिपका दी। मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। गाड़ी रुकने से डिब्बे में हब्स हो गया था। मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कुछ लोग पीछे से मालगाड़ी के दरवाजे खोलते चले आ रहे हैं। मैं डिब्बों के पीछे छुप गया। मेरे डिब्बे का दरवाजा भी खोल दिया गया। ये रेलवे के आदमी थे। वो तेज लहजे में बातें करते आगे बढ़ गए। ये सिर्फ मालगाड़ी के डिब्बों के दरवाजे ही खोल रहे थे जो मेरे लिए आजादी का पैगाम था। जब आवाजें दूर चली गईं तो मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। रेलवे मुलाजिमीन की एक टोली हाथ में लालटेन पकड़े मुझसे काफी फासले पर एक डिब्बे का दरवाजा खोल रही थी। मैंने मौका गनीमत जानकर डिब्बे से बाहर छलांग लगा दी और रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। जल्दी से खुद को संभाला और दौड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। प्लेटफॉर्म सुनसान था। मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर ये मालूम करना चाहता था कि ये कौन सा स्टेशन है। मैं बंगाली कुर्ते पाजामे में मलबूस था। छोटा सा पुल अबूर करके मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ कुछ बंगला मुसाफिर मर्द और औरतें अपने अपने सामान की गठरियों के पास सो रहे थे। किताबों और चाय के स्टॉल भी थे। एक जगह मुझे अंग्रेजी में कमलापुर लिखा हुआ नजर आया। मेरे दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। ढाका रेलवे स्टेशन का नाम कमलापुर ही था। मैं ढाके पहुंच चुका था। मैं सेकंड क्लास की इंतजार गाह में दाखिल हो गया। जहां भी मुसाफिर अपने सामान के पास सो रहे थे। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। आईने में अपनी सूरत देखी। मैं पहले से कुछ कमजोर हो गया था और मेरा रंग भी सांवला हो रहा था। जहां मैंने एक बंगाली हजाम से शेव बनवाई। उसे 100 का नोट दिया तो वो बोला कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। टी स्टॉल वाले से 1 रुपया लेकर हजाम को दिया। डट कर नाश्ता किया। मैं बंगला की बजाय उर्दू में बात कर रहा था। मैंने महसूस किया कि टी स्टॉल वाला बंगाली मुझे मुश्तबा बल्कि नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। ये मुजीबुर रहमान और भारतीय हुकूमत के कारिंदों की जानिब से मगरबी पाकिस्तान वालों के खिलाफ चलाई हुई मुहिम का असर था। लेकिन अभी हालात इतने खराब नहीं हुए थे। प्लेटफॉर्म पर मैंने मगरबी पाकिस्तान के कुछ सिपाहियों को भी पहरा देते देखा। मैं भारत की सरहद पार करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल होने पर बेहद खुश था। मुझे आजादी और कुशादगी का एक नया एहसास हो रहा था। मैं मौत के मुंह से निकलकर वतन पाक की सरजमीन पर पहुंच गया था। मेरे पास 100 रुपए के करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। ढाका मेरे लिए अपना मगर अजनबी शहर था। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। मेरा इरादा था कि किसी जगह थोड़ा बहुत काम करके हवाई जहाज का किराया जमा करूं और ढाका से लाहौर चला जाऊं। लेकिन हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले थे और किस्मत मेरे लिए किस किस्म के सनसनीखेज वाकयात का ताना बाना बुन रही थी, मुझे उसकी कोई खबर न थी। मैंने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और सिगरेट सुलगा कर एक खाली बेंच पर गौर करने लगा कि मुझे किस जगह काम मिल सकता है। मैं आदि सिगरेट नोश नहीं था, बस कभी कभी शौकिया सिगरेट नोशी कर लिया करता था। दिन का उजाला फैला तो मैंने सोचा कि शहर का रुख करना चाहिए। मशरकी पाकिस्तान के शहरों के नामों से वाकिफ तो था, मगर पहली बार यहाँ आया था। मेरे पास किसी शहर का टिकट नहीं था। इससे पहले के टिकट चेकर प्लेटफॉर्म के गेट पर आकर अपनी ड्यूटी संभालता, मैं रेलवे स्टेशन की शानदार ड्यूटी में पहुंच गया। सुबह हो चुकी थी। मुसाफिरों की रेल पेल शुरू हो गई थी। साइकिल रिक्शे और मोटर गाड़ियां मुसाफिरों को ला रही थी। साड़ी पोश बंगला और बिहारी खवातीन अपने अहले खाना और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी। मैंने एक फौजी सिपाही को देखा जो शक्ल सूरत से ही पंजाबी लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे पंजाबी में बताया कि मैं सिलहट की एक टी कंपनी में काम करता था। वहाँ से जवाब मिल गया है। अब काम की तलाश में ढाका आया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ कोई सस्ता सा होटल बता सकते हैं जहाँ मैं कुछ दिन रह सकूँ? ये सिपाही 12वीं पंजाब रेजिमेंट का था। बड़ी खुश अखलाकी से बोला, यहाँ कई सस्ते होटल हैं, लेकिन आजकल यहाँ के लोग मगरबी पाकिस्तान वालों और खास तौर पर पंजाबियों के खिलाफ हैं। तुम ऐसा करो कि रिक्शे में बैठकर मोहम्मदपुर चले जाओ। वो पंजाबियों का गढ़ है। वहाँ तुम्हें सस्ता होटल भी मिल जाएगा और मुमकिन है कि कहीं काम भी मिल जाए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठकर उसे मोहम्मदपुर चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला बंगाली था। रिक्शा ढाका शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरता हुआ एक कुशादा सड़क पर पहुंचा जिसकी दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। बीच में सब्जे की एक रविश थी। नारियल और पाम के दरख्त सुबह की खुशगवार हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ढाका काफी खूबसूरत और बड़ा शहर था। रिक्शा बाएं तरफ घूमकर गवर्नमेंट हाउस के करीब से गुजरा। उस इमारत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। रिक्शा एक बहुत बड़े गेट में दाखिल हो गया। उस गेट की पेशानी पर उर्दू और बंगला में अय्यूब गेट लिखा हुआ था। इससे पहले मुझे बाजारों में कहीं कहीं उर्दू के बोर्ड भी नजर आ रहे थे। यहाँ दाखिल होने के बाद उर्दू के बोर्ड काफी तादाद में नजर आए। रिक्शे वाले ने बताया कि हम मोहम्मदपुर में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मदपुर में ही वो धान मंडी भी थी जहाँ अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का बंगला था। मगर उस इलाके में मगरबी पाकिस्तान के पंजाबियों की अक्सरियत थी। एक जगह मैंने खान होटल का बोर्ड देखा तो रिक्शे वाले को उधर चलने का इशारा किया। मैंने उस होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया।
सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कमरे का दरवाजा बंद करके पलंग पर गिर पड़ा और ऐसी गहरी नींद सोया कि दोपहर के 2-2:30 बजे जाकर आंख खुली। मैं हाथ मुंह धोकर नीचे आ गया, एक मेज पर बैठकर भिंडी, तोरी और रोटी खाई, चाय का कप मंगवाया और चाय पीते ही सोचने लगा कि मुझे यहाँ किसी से मिलना चाहिए ताकि मुझे कोई लिखने पढ़ने का काम मिल जाए और मैं लाहौर जाने का एयर टिकट हासिल कर सकूं। खान होटल का मालिक मलिक अला यार खानपुर मगरबी पाकिस्तान का एक उधेड़ उम्र का आदमी था। मैंने उससे बात की तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायजा लिया और रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए बोला, भाई जी यहाँ तो पहले ही बड़ी बेकारी है और पंजाबियों को तो यहाँ कोई नौकरी नहीं देता। जब मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मैं मगरबी पाकिस्तान जाने के लिए किराए की रकम जमा करना चाहता हूँ तो कहने लगा, भाई जी तुम ऐसा करो कि यहाँ एक कश्मीरी नादिर भट्ट साहब कालीनों का कारोबार करते हैं, उनसे जाकर मिलो, शायद वहाँ तुम्हें काम मिल जाए। मैं नादिर भट्ट का एड्रेस लेकर मोहम्मदपुर के इलाके में पैदल ही उनकी दुकान की तरफ चल पड़ा। नादिर भट्ट की दुकान 2 मंजिला कोठी नुमा इमारत थी। दुकान निचली मंजिल पर थी, ऊपर उनके बीवी और बच्चे रहते थे। दुकान के बाहर भट्ट कारपेट हाउस का अंग्रेजी में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। दुकान खूबसूरत थी और कालीनों से भरी हुई थी। नादिर भट्ट की उम्र 50 के लगभग थी, मगर गोरा चिट्टा और मजबूत जिस्म का मालिक था। वो दुकान के अंदर काउंटर पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ था कि मैं सलाम करके उनके पास बैठ गया। उनका मुलाजिम एक गैर मुल्की गाहक को कालीन खोल खोल कर दिखा रहा था। मैंने अपनी कहानी बयान की कि सिलहट में चाय के एक दफ्तर में मुलाजिम था, लाहौर का रहने वाला हूँ, अब बेकार हूँ और काम चाहता हूँ ताकि कुछ रकम जोड़कर वापस लाहौर जा सकूं। भट्ट साहब मुझे गौर से देख रहे थे। थोड़ी देर मुझसे पूछगिछ की, मेरे लाहौर वाले घर और रिश्तेदारों के बारे में पूछा, तालीमी काबिलियत मालूम की। जब मैंने बताया कि मैं भी लाहौर की एक कश्मीरी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बहैसियत मुंशी मुलाजिम रख लिया। तनख्वाह अगरचे बहुत कम थी लेकिन मुझे एक सहारे की जरूरत थी और वो मुझे मिल गया था। मेरी रिहाइश होटल में ही रही। दिन को भट्ट साहब की दुकान पर काम करता और रात को खान होटल में जाकर सो जाता। शहर में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। अवामी लीग के हामी लंबे चौड़े जुलूस निकालते। उनका मुतालबा था कि यहया हुकूमत असम्बली का इजलास तलब करे। मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया था। फरवरी में हालात ज्यादा खराब हो गए। ढाका में बंगाली अक्सरियत वाले इलाकों से पंजाबी और बिहारी मीरपुर और मोहम्मदपुर की बस्तियों में मुंतकिल होने लगे। बंगाली जुलूस की शक्ल में मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते। मोहम्मदपुर की बस्ती से गुजरते हुए शेख मुजीबुर रहमान की धान मंडी वाली कोठी की तरफ जाते। उनके तेवर बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा तूफान सर उठाने वाला है। भाषानी ग्रुप भी मगरबी पाकिस्तान से छुटकारा हासिल करने के लिए अवामी लीग के मुजाहिरों में शरीक हो गया था। मैं सोचने लगा कि ढाका से चिटागोंग जाकर बहरी जहाज पकड़ लूं और कराची रवाना हो जाऊं। मैंने इस मकसद के लिए मजीद रकम बचानी शुरू कर दी, लेकिन बदकिस्मती से मार्च में हालात ने तबाहकुन सूरत इख्तियार कर ली। 1 मार्च को याह्या खान ने ऐलान कर दिया कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। उस वक्त तक मुक्ति बाहिनी, तलबा और भारतीय फौज के सिपाहियों ने बंगाली शहरियों के भेष में आबादियों में जगह जगह अपने खुफिया अड्डे और मोर्चे कायम कर लिए थे। याह्या हुकूमत के इस ऐलान के बाद कि असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, ढाका शहर में लूट मार और आतिशजनी की वारदातें शुरू हो गईं। खैर बंगालियों के घरों और दुकानों को लूट मार कर नजर आतिश किया जाने लगा। मशरकी पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में गैर बंगालियों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े। मोहम्मदपुर और मीरपुर सिर्फ इसीलिए अभी तक बचे हुए थे कि यहाँ आबादी की अक्सरियत गैर बंगाली थी। 2 मार्च को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके अगले रोज शेख मुजीबुर रहमान ने अदम ताउन की तहरीक का ऐलान कर दिया। 2 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला तो मैंने अय्यूब गेट के पार बड़े बाजार की तरफ जाकर देखा तो तमाम गैर बंगालियों की दुकानें और मकान नजर आतिश कर दिए गए थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। बंगाली भूखे भेड़ियों की तरह गुर्राते फिर रहे थे। गैर बंगाली भारी तादाद में हुजूम दर हुजूम एयरपोर्ट की तरफ भागे जा रहे थे। पाक फौज ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था। बंगाली पुलिस और फौजी रेजिमेंटें बगावत करके असलहा लेकर मुक्ति बाहिनी के साथ जा मिली थी। बट कारपेट हाउस का कारोबार भी ठप हो गया था। गैर मुल्की गाहक भी उधर का रुख करते हुए घबराते थे। मेरा लाहौर वापस जाने का प्रोग्राम भी खटाई में पड़ गया था। फिर भी भट्ट साहब ने मेरे लिए हवाई जहाज का टिकट हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर टिकटें ब्लैक हो रही थी और मुसाफिरों की एक भारी तादाद पहले ही से वेटिंग लिस्ट पर थी। भट्ट साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर तुम इत्मीनान से पाकिस्तान चले जाना, मैं खुद तुम्हें टिकट खरीद कर दूंगा। मगर अब वक्त गुजर चुका था। गैर बंगालियों का कत्लेआम हो रहा था। बंगाली तलबा ने जब देखा कि मगरबी पाकिस्तान के लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं तो उन्होंने अय्यूब गेट के सामने वाली बड़ी सड़क पर बाकायदा चौकी बना ली और एयरपोर्ट की तरफ जाने वालों का सामान लूटने लगे। पहले ही रोज पंजाबियों को रोका गया तो उन्होंने अपना सामान चेक करवाने से इनकार कर दिया। एक बंगाली ने चाकू से एक पंजाबी की आंखें निकाल दी। दूसरा भागा तो उसे हुजूम ने पकड़कर कत्ल कर दिया। राजशाही, चिटागोंग, बोगरा,
रंगपुर, सिलहट और दूसरे अहम शहरों से भी इसी किस्म की भयानक खबरें आ रही थीं। मुजीब ने ऐलान कर दिया था कि कोई सरकारी मुलाजिम काम पर न जाए। उसी दिन से मगरबी पाकिस्तान की तरफ जहाजों की परवाज भी बंद हो गई। कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगने लगे। हम मोहम्मदपुर में बंद होकर रह गए। कर्फ्यू खुलता तब भी शहर के किसी दूसरे इलाके में जाने की हिम्मत न पड़ती। हर तरफ लूटमार, आतिशज़दगी, अगवा और कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म था। लाकानूनियत का ये आलम था कि मुश्तइल बंगालियों ने मगरबी पाकिस्तान के फौजियों पर हमले शुरू कर दिए थे, जबकि फौज अभी तक कमाल ज़ब्त व तहम्मुल से काम ले रही थी। दरअसल फौज याह्या हुकूमत की तरफ देख रही थी कि शायद वो इस तबाही का कोई सियासी हल निकालें, मगर याह्या अपने ही हाल में मगन, हालात की संगीनी से बेखबर पड़ा था। कोई मगरबी पाकिस्तानी बैंक से रुपया नहीं निकाल सकता था। उनका सरमाया मुंजमद कर दिया गया था। शेख मुजीब ने बांग्लादेश का परचम लहराकर मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग करके एक अलहदा बंगला मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया था। चारों तरफ आग ही आग भड़क रही थी, नफरत की आग, बहीमत की आग और दरिंदगी की आग। मुझे बार बार ख्याल आता कि मैं यहाँ आकर किस मुसीबत में फंस गया हूँ। इससे तो बेहतर था कि मैं किसी न किसी तरह मशरकी पंजाब की जानिब से सरहद पार करने की कोशिश करता, जबकि मैं हजारों मील दूर वहशी दरिंदों के दरमियान एक पिंजरे में कैद होकर रह गया था। मोहम्मदपुर के गैर बंगाली अपनी जानें बचाने के लिए रातों को पहरा देते, जहाँ बंगालियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए ये और मीरपुर की बस्ती अभी तक महफूज थी। एक दिन कर्फ्यू खुला तो मैं बंगाली लिबास पहनकर बट साहब को बताए बगैर रिक्शे में सवार हुआ और एयरपोर्ट पहुंच गया। चूंकि मेरे पास कोई सामान नहीं था और लिबास बंगालियों जैसा था, इसलिए चेक पोस्ट पर मुझे किसी ने न पूछा। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, क्योंकि मेरा रंग गैर बंगाली होने की गमाजी कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचा तो 1947 के महाजरीन की जो तस्वीरें अखबारों में देखी थी वो याद आ गईं। पंजाबी, बिहारी और पठान कुंबे हुजूम की शक्ल में वहां पड़े हुए थे। उस सारे इलाके को पाक फौज के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ मोर्चे बना रखे थे, जिसकी वजह से इन कुंबों की जानें बची हुई थी। यहाँ से ढाका छावनी का इलाका शुरू होता था। सड़क पर एक रुकावट खड़ी थी। जो कार वगैरह छावनी में दाखिल होती उसकी तलाशी ली जाती और उसके बोनट पर से स्याह झंडा उतरवा लिया जाता। यहाँ मुझे पाक फौज के एक सूबेदार मेजर से बात करने का मौका मिला। उसकी आंखें रंजो गम से सुर्ख हो रही थीं। कहने लगा, याह्या खान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि उसका क्या अंजाम होगा। दफतन एक स्याह मोरिस वहां आकर रुकी। उसमें एक बुजुर्ग की आगोश में एक दुबली पतली लड़की नीम जान पड़ी थी। मालूम हुआ कि उसे मुक्ति बहानी वालों के चुंगल से छुड़ा कर लाया गया है। सूबेदार मेजर सर थाम कर एक खोखे पर बैठ गया। मैं वहां से मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ तो मैं भी रिक्शा लेते हुए घबरा रहा था, लेकिन मोहम्मदपुर पैदल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब तो फौज को भी शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने मोहम्मदपुर से निकलकर सख्त हिमाकत की हो। शाम के 5 बज रहे थे। रक्शे वाले बंगाली खड़े थे। मैंने मोहम्मदपुर नाम लेने की बजाय एक बंगाली रक्शे वाले से कहा कि धान मंडी ले चलो। वो अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कुराया और उन्हें बंगाली जबान में कुछ कहा। मेरे दिल ने कहा कि इस रक्शे में न बैठो, लेकिन उस वक्त तक रक्शा सड़क पर दौड़ने लगा था। रक्शा चौक के करीब पहुंचा तो वहां लोग पेट्रोल की बोतलें फेंककर एक मकान को आग लगा रहे थे। जाहिर था कि ये किसी गैर बंगाली का मकान था। रक्षाबान ने कहा कि बाबू इधर गड़बड़ है, दूसरी सड़क से चलेगा। वो रक्शे को मोड़कर एक बगली सड़क पर आ गया। मैं उसे भला कैसे मना करता। चौक में बंगाली गुंडे आग और खून का खेल खेल रहे थे। उस तरफ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। अगरचे मेरा लिबास बंगालियों जैसा था, मगर शक्ल सूरत और वज़ाक़ता से मैं साफ पंजाबी लगता था। फिर मुझे बंगाली भी नहीं आती थी। चुनाचे मैंने रक्शे वाले को कुछ भी न कहा, लेकिन दिल में डर गया कि ये रिक्शे वाला भी बंगाली है और उसने अपने साथियों से कोई बात भी की थी। कमबख्त कहीं मुक्ति बाहिनी गिरोह के हवाले न करते। रक्षा 2-3 ज़ैली सड़कों से गुजर कर एक ऐसी सड़क पर आ गया जो उससे पहले मैंने नहीं देखी थी। यहाँ एक तरफ पानी की बड़ी टैंकी थी। मैंने रक्शे वाले से कहा कि वो किस तरफ आ गया है। उसने टूटी फूटी उर्दू में कहा, बाबू उधर खतरा है, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देगा। बंगाली नौजवानों की एक टोली फुटपाथ पर लाठियां उठाए खड़ी थी। मेरा रक्षा उनके करीब से गुजरा तो उन्होंने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैं रक्शे में सिमट कर बैठ गया। रक्षा उनसे थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक धमाका हुआ और रक्षा उछल पड़ा। मेरे पीछे बारूद का धुआं ही धुआं फैल गया था। रक्षा ड्राइवर ने रक्शे को गिरते गिरते संभाल लिया और चीख कर बोला, बाबू बम मारा है, और उसके साथ उसने रक्शे को सारा जोर लगाकर चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उनकी बड़ी बड़ी तोपें बमों से उड़ा दी थी, मगर इतनी घबराहट उस वक्त भी नहीं हुई थी। एक अजीब सूरत हाल थी। मौत मुझसे आंख मचोली खेल रही थी। बंगाली रिक्शा ड्राइवर रक्शे को तूफानी रफ्तार से चलाते हुए खुदा जाने किधर किधर घुमाता हुआ कहां से कहां जा निकला था। ऊपर से शाम हो रही थी। मुझे फिक्र लाहक हो गई कि खुदा जाने जिंदा मोहम्मदपुर पहुंच भी सकूंगा या नहीं। मैंने रक्शे वाले से कहा कि वो मुझे कहां ले आया है। हम एक ऐसी छोटी सी नीम पुख्ता सड़क पर खड़े थे जिसके एक जानिब गंदा नाला था और दूसरी तरफ पुरानी वजह के मकान बने हुए थे। ये सारी बंगला आबादी थी। रक्शे वाले ने कहा, बाबू मैं मुसलमान हूँ, जानता हूँ तुम भी मुसलमान हो और पंजाबी हो।
तुम कालीन वालों के यहाँ काम करते हो। मेरे बदन में खौफ की लहर सी दौड़ गई। खुदा जाने ये बंगाली रक्षा ड्राइवर घेर कर मुझे किस दुश्मन इलाके में ले आया था, लेकिन उसकी बातों से मुझे कुछ हौसला हो गया था। उसने रक्षा आगे बढ़ा दिया। हम गंदे नाले के साथ साथ जा रहे थे। आगे पुल आ गया। अभी हमारा रक्षा पुल से कुछ फासले पर था कि पुल पर धमाका हुआ। बंगाली रक्षे वाले ने रक्षा रोक लिया और नीचे उतर गया। पुल पर मैंने आदमियों का एक हुजूम देखा जो एक औरत और एक आदमी को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने दोनों की गर्दनें काट कर लाशें गंदे नाले में फेंक दी। रक्षा ड्राइवर ने तेजी से रक्षे को पीछे मोड़ा और जल्दी जल्दी पांव मारता हुआ उस कच्ची सड़क पर आ गया जहां पुरानी तर्ज के मकान थे और बंगाली बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, बाबू ये मुक्ति बाहिनी वाले हैं। साइकिल रक्षा नीम पुख्ता सड़क पर हिचकोले खाता तेजी से मकानों की कतार के पीछे मुड़ गया, फिर एक बोसीदा बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गया। रक्षा ड्राइवर ने मुझे उतरने को कहा। मैं उसके रहमो करम पर था। उसकी बात मानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वो मुझे मुक्ति बाहिनी वालों का साथी लगने लगा था। मैंने उसे उर्दू में सिर्फ इतना पूछा कि वो मुझे कहाँ ले आया है। बंगाली रक्षा ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया और अपने पीछे आने का इशारा किया। अहाते में एक तारीख जीना ऊपर को जाता था। बाबू अभी खतरा है, ऊपर आ जाओ। मेरे लिए तो ऊपर भी खतरा था, लेकिन धड़कते हुए दिल के साथ जीना चढ़ने लगा। एक दुबली सी सफेद साड़ी पोश औरत मुझे देखते ही एक तरफ हटकर अपने हाथ साड़ी के पल्लू से पहुंचने लगी। वो बर्तन धो रही थी। बंगाली रक्षा ड्राइवर ने उसे बंगला जबान में जल्दी जल्दी कुछ कहा और फिर मुझे कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया। वो खुद खिड़की में से नीचे झांकने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी और साड़ी पोश औरत को आवाज दी जो उसकी बीवी थी। वो मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। वो बोला, मेरा नाम लाल मियाँ है, ये मेरी बीवी जुलेखा है। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक है। तुम रात यहाँ रहो, सुबह सुबह मैं तुम्हें मोहम्मदपुर छोड़ाऊंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसका घर भी मेरे लिए महफूज नहीं है, मुक्ति बाहिनी वाले यहाँ भी आ सकते हैं। वो बोला, हम तुम्हें छुपा देंगे, तुम फिक्र न करो, मैं जाग कर पहरा दूंगा। एक नई मुसीबत पैदा हो गई थी। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। मुझे हालात की संगीनी का एहसास था। थोड़ी देर कबल मैं अपनी आंखों से एक गैर बंगाली औरत और मर्द को कत्ल होते देख चुका था। ये कत्ले आम पूरे मशरकी पाकिस्तान में जारी था। रात के अंधेरे ने बाहर नीम पुख्ता सड़क को अपनी लपेट में ले लिया था। कहीं कहीं खंबे की कोई मध्यम सी बत्ती जल रही थी। लाल मियाँ ने मुझे दाल भात खिलाया। मुझे नादिर भट्ट साहब का ख्याल आने लगा। वो यकीनन मेरे बारे में परेशान होंगे और जब रात को मैं उनके पास नहीं पहुंचूंगा तो वो यही समझेंगे कि मेरे साथ कोई हादसा हो गया है। लाल मियाँ बाहर दालान में चूल्हे के पास बैठा अपनी बीवी से चाय बनवा रहा था कि अचानक नीचे शोर हुआ। लाल मियाँ लपक कर मेरे कमरे में आया। उसने खिड़की खोलकर नीचे देखा। किसी ने नीचे से आवाज दी। लाल मियाँ ने ऊपर से जवाब दिया। बातें बंगला जबान में हो रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और बोला, वो मोहल्ले के आदमी हैं। वो इलाके में गैर बंगालियों को कत्ल करना और उनके मकान लूटने के लिए मुझे साथ ले जाने आए हैं। तुम घबराना नहीं, बाबू मेरी जुलेखा पहरा देगी, इधर कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियां उतर गया। शायद वो गुंडों को हर मुमकिन जल्दी से अपने मकान से आगे ले जाना चाहता था। मैं कमरे में खामोश बैठा रहा। जुलेखा ने मुझे चाय ला कर दी और टूटी फूटी उर्दू में मुझे हौसला दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। मकान के नीचे गुंडों का शोर आगे निकल गया था। फिर खामोशी गहरी होती गई। 1 घंटे बाद कर्फ्यू का सायरन बज उठा। शहर में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कर्फ्यू लगने के बावजूद फौज गश्त नहीं करती थी। फौज को तो शहर में दाखिल होने की इजाजत ही नहीं थी। पाक फौज सिर्फ छावनी के इलाके तक ही महदूद थी। चुनाचे कर्फ्यू के बाद गुंडा अनासिर मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बचे कुचे घरों पर धावा बोल देते। मर्दों को वहीं कत्ल कर देते, औरतों को अगवा करके ले जाते और मकान लूट कर उन्हें आग लगा देते। ये लाकानूनियत और बर्बरियत खुले बंदों हो रही थी। यह हुकूमत हालात के आगे बेबस थी। लाल मियाँ आधी रात को वापस आया। मैं जाग रहा था। उसकी बीवी जुलेखा भी जाग रही थी। लाल मियाँ ने बताया कि मुक्ति बाहिनी वालों में अक्सरियत भारतीय फौजियों की है, जो मुक्ति बाहिनी का भेष बदल कर मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं। मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बंगाली मुसलमान भी भारतीय प्रोपेगेंडे के जहरीले असर में बह गए हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सारी रात इसी तरह गुजर गई। जब दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई तो लाल मियाँ ने मेरे कमरे में आकर कहा, बाबू मुंह हाथ धो लो, हम अभी चलेंगे। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आकर लाल मियाँ से कहा, अभी तो कर्फ्यू लगा है। लाल मियाँ ने कहा, अजान हुई है, अभी कर्फ्यू खुल जाएगा। चंद लम्हों के बाद कर्फ्यू खुलने का सायरन हुआ। लाल मियाँ मुझे लेकर नीचे आ गया। बिल्डिंग के अहाते में एक तरफ उसकी साइकिल रिक्शा खड़ी थी। यहाँ अंधेरा था। लाल मियाँ ने अहाते से बाहर सड़क पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, फिर लपक कर आया और बोला, सड़क खाली है, बैठ जाओ, हम मोहम्मदपुर जाएंगे। मैं कलमा शरीफ का विर्द करता हुआ रिक्शे में बैठ गया। सुबह की ठंडी हवा में पिछले पहर के फीके अंधेरे में से गुजरता हुआ मोहम्मदपुर की तरफ रवाना हो गया। मेरे लिए ये सारे रास्ते अनजाने थे। लाल मियाँ रिक्शे को कभी तेज कर देता और कभी आहिस्ता चलाता। कई छोटी छोटी वीरान गलियों से गुजरकर जब वो बड़ी सड़क पर आया तो मैंने उस सड़क को पहचान लिया। सड़क सुनसान पड़ी थी। कहीं कहीं कोई दुकान टूटी हुई दिखाई देती जिसका सामान बाहर बिखरा हुआ होता। ये सड़क
सड़क आगे जाकर अय्यूब गेट की तरफ मुड़ जाती थी। वहां से हमें मोहम्मदपुर में दाखिल होना था। जब रक्षा मोड़ से घूमा तो एक तरफ से दो आदमी सामने आ गए। उनके हाथों में लाठियां थी और वो पुलिस की वर्दी में थे। लाल मियां ने उन्हें देखते ही रक्षे की रफ्तार तेज कर दी। दोनों आदमी हमारे रक्षे की तरफ भागे। रक्षा और तेज हो गया। लाल मियां गद्दी के ऊपर लेट गया और तूफानी अंदाज में पैडल चलाने लगा। पीछे से रक्षे पर एक लाठी जोर से लगी। मैंने सर नीचे कर लिया। रक्षा तूफानी रफ्तार के साथ अय्यूब गेट में से गुजरकर मोहम्मदपुर में दाखिल हो गया। लाल मियां ने रफ्तार कम न की। म्यूनिसिपल हॉल की एक मंजिला इमारत के पास कुछ गैर बंगाली नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाते नजर आए। लाल मियां ने पैडल चलाना बंद कर दिए। वो बुरी तरह से हाँप रहा था। मैंने सर उठाकर पीछे देखा। दोनों बंगाली पुलिस वाले गायब हो चुके थे। लाल मियां ने एक मस्जिद के आगे जाकर रक्षा रोक लिया और उतरकर फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी सांस फूली हुई थी। मैं भी उतरकर उसके पास बैठ गया। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो बोला, मुक्ति बाहिनी वाले थे, मैं इन्हें पहचानता हूँ, खुदा ने तुम्हें बचा लिया है। मैंने लाल मियां का हाथ पकड़कर प्यार से दबाया और कहा कि वो एक सच्चा मुसलमान है और मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगा। वो बोला, बाबू तुम्हें किसके मकान पर जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। मैंने कहा कि मैं अपने इलाके में हूँ, मगर तुम अभी मत जाओ, वो मुक्ति बाहिनी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। वो मुस्कुराया, बाबू मैं अब धान मंडी की तरफ से जाऊंगा। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर उसे देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। बोला, बाबू सारे बंगाली ऐसे नहीं होते। ये कहकर वो रिक्शे पर सवार हुआ और मेरे देखते देखते धान मंडी की तरफ जाती गलियों में गायब हो गया। मेरा दिल मफलूकुल हाल मगर सच्चे बंगाली मुसलमान की मोहब्बत के जज्बात से लबरेज हो गया। उसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे एक से ज्यादा मर्तबा मौत के मुंह से बचा लिया था। नादिर भट्ट साहब ने मुझे अपने सामने देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे गले लगा लिया। तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हारी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। मैंने उन्हें मुख्तसर अल्फाज में अपनी रुदात सुनाई और वापस खान होटल आ गया। मैं अपने कमरे में चारपाई पर लेटा ही था कि धान मंडी की तरफ धमाका हुआ और फिर परिंदों का शोर सुनाई देने लगा। लोग मकानों से बाहर निकल आए। मालूम हुआ कि मुक्ति बाहिनी वालों ने इकबाल स्कूल पर बम मारा है। फिर दिन निकल आया और मैंने सोने की बजाय गुस्ल करके कपड़े बदले, नाश्ता किया और भट्ट कारपेट हाउस पहुंच गया।